आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में हम वो तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही। तो सबसे पहले वो 4 बड़ी तस्वीरें देख लीजिए जो दिन भर लोग चर्चा करते रहे, और इसके अलावा जो तमाम ब्रेकिंग न्यूज होगी, अपडेट्स होंगे, वो भी इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। जो सबसे पहली खबर है वो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है, जन सुराज पार्टी से जुड़ी हुई है। जन सुराज पार्टी जहां दूसरी लिस्ट सामने रख चुकी है और 66 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने दूसरी लिस्ट सामने रख दी। 66 प्रत्याशियों के नाम है। इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 51 कैंडिडेट्स के नाम थे। कुल 116 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो गया है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं वो लालू परिवार को मिले झटके से जुड़ी हुई है। घोटाले का फटका लालू को झटका। लालू यादव एंड फैमिली को IRCTC मामले में लगा है बड़ा झटका। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना दिया गया है। अदालत ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। कहा, मुकदमे का सामना हम करेंगे, यानी ये केस लड़ा जाएगा। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी है, यानी कि फैसला टल गया आज के लिए। तीसरी जो खबर है वो भी आपको बताएंगे, यानी ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है। गैंगरेप पर गदर लगातार जारी है और निशाने पर आ गई है एक बार फिर से ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप को लेकर सियासत गरमाई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। ये क्या अपडेट है, क्या कुछ कहा गया है? ममता बनर्जी ने कहा था रात में देर रात तक छात्रा को नहीं निकलना चाहिए था। उस बयान ने पहले भी तूल पकड़ा था। इसको लेकर जो पूरा अपडेट है पहुंचाएंगे। चौथी जो तस्वीर है, धू धू कर जल उठा पाकिस्तान। कैसे पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल मचा है। मुरीद के और लाहौर में हालात बेकाबू हो गए हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में भीषण झड़पें हुई हैं। रेंजर्स ने पब्लिक पर गोली चला दी, जिसमें 10 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यह झड़प उस समय हुई जब यहां पर TLP के सैकड़ों समर्थक गाजा के समर्थन में इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। तो ये सभी बड़ी खबरें एक एक करके पहुंचाएंगे आप तक। ये सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में CM योगी पहुंचे हुए हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, अब विधायक खेलकूद प्रतियोगिता भी इसके साथ जुड़ गई है। अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। बहुत सारी जगह प्रारंभ भी हो चुका है, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नौजवानों को एक जनपद में मंच मिल जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो ये विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और ये खेलकूद की प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से यह भी कहना है, आपका काम केवल सरकार से लेकर के संवाद लेकर के स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ साथ गांव-गांव में हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गायन है, लोक परंपरा है, इसके भी आयोजन होने चाहिए। लेखन, और अभी आपने देखा होगा यूथ पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहानी लेखन में, कविता लेखन में और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अभी आपने देखा होगा मंच पे हमने उन्हें सम्मानित किया। लोक गायन, इसके पीछे केवल लोक कथा नहीं होती, इसके पीछे छुपा होता है हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की गाथा।
अपने पूर्वजों की गाथा को पुनर्जीवित करना और उसको मंचन देना, यह भी एक प्रारंभ होना चाहिए। गांव-गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे खेलकूद की प्रतियोगिता को हम कार्यक्रम बनाएं, तो इसमें स्वस्थ रहने का भी अभ्यास है और साथ साथ मनोरंजन भी है। अब गांव में ही अगर आपने खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया, मैं सोनभद्र में गया था, सोनभद्र में मैं देख रहा था, उन्होंने खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ वहां पर उन्होंने बुजुर्गों के बीच में रस्साकस्सी का भी एक रखा था आयोजन। आप अनुमान करिए कितना मनोरंजक था, और सभी लोगों ने खुशी खुशी उसमें भाग ले रहे थे। बहुत मनोरंजन, यानी इतना लोगों ने उसको तालियां बजाई उस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, और मुझे भी देख के अच्छा लग रहा था कि हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों में भागीदार बन रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, योग की प्रतियोगिता हो रही थी, गायन के कार्यक्रम हो रहे थे, नाटक मंचन के कार्यक्रम हो रहे थे। ये सभी हमारी कला की अलग अलग विधाएं हैं। इन सब के कार्यक्रम वहां हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रहा था, और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वह खेल के साथ साथ अलग अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को अपने कंधे पर लेनी चाहिए कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। ये 5वें चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, उनको बताना। महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जानिए। जन स्वराज के लिए जो उम्मीदवारों की दूसरी सूची है वो जारी कर दी गई है, और यहां दूसरी सूची में कुल मिलाकर 65 उम्मीदवारों के नाम है। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। अब तक कुल मिलाकर 116 सीटें हैं ऐसी जहां पर कैंडिडेट्स के नाम तय कर दिए गए हैं। जन स्वराज पार्टी पहली ऐसी पार्टी जो लगातार उम्मीदवारों के नाम सामने रख रही है, और ये कहना भी है जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का कि हमने तो इतिहास रच दिया है। बड़ी बड़ी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं और बिहार के लोगों का साथ और विश्वास भी हमें मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, इधर जन स्वराज पार्टी ने भी एंट्री की है। प्रशांत किशोर बड़े दावे कर रहे हैं, और उधर असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी जुगत में लगे हैं। खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रभाव देखा जा रहा है। यहाँ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो कि लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, हालांकि बीच बीच में अलग अलग वजहों से सुर्खियों में भी रहे, विवादों में भी रहे। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर और मुरीदके में बड़ा बवाल हो गया है। मुरीदके और लाहौर में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान सुरक्षा बलों में झड़प देखी जा रही है। यहां पर जिस तरीके से दोनों में झड़प हुई है उसका सीधा असर माहौल पर पड़ रहा है, आम लोगों पर पड़ रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आम लोगों पर गोली चला दी है। फायरिंग में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। फायरिंग में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल मचा है, और यहाँ जो टीएलपी समर्थक हैं वो गाजा के समर्थन में मार्च कर रहे थे, उसी दौरान ये बवाल बढ़ गया। इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे थे, मार्च कर रहे थे टीएलपी समर्थक। अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करना इनका टारगेट था। ऐसे में लाहौर और मुरीद के दोनों ही जगह बवाल की खबर है। आतंकवादी हाफिज सईद का गढ़ माना जाता है मुरीद के, और मुरीद के में ही हाफिज का आतंकी मदरसा भी है। ऐसे में टीएलपी के काफिले के मुरीद के पहुंचते ही ये झड़प शुरू हो गई।
पुलिस और रेंजर्स ने लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश भी की। इसके बाद मौके पर हालात हो गए बेकाबू जब आम लोगों पर सीधे गोलियां चला दी गई। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस भी छोड़ी और फिर फायरिंग का सहारा लिया गया। इसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोट लगी है और 10 के करीब जान जाने की खबर है। पुलिसकर्मी भी जख्मी इसमें हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान एक बार फिर से सुलग रहा है। यहां लाहौर और मुरीदके में ये दूर से ली गई हालांकि तस्वीरें हैं, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के बीच में ये झड़प हुई है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आप जानिए। 2 साल युद्ध के बाद इजरायल और हमास के बीच में सीज फायर को लेकर यह अपडेट है। गाजा से बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया। पहले बैच में 7 बंधकों को रिहा किया गया है। सभी बंधकों को रेड क्रॉस के साथ में सौंपा गया। समझौते के तहत हमास 20 बंधकों को रिहा करेगा और बंधकों का स्वागत जो है वो इजरायल में खूब किया गया। खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जिनके अपने बंधक बनाकर रखे गए थे, जब वो लौटे तो लोगों में खुशी का माहौल दिखा। इजरायल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये समझौता है, समझौते का हिस्सा है। दोनों के बीच में सीज फायर पर बात बन गई है, वरना 2 साल हुए हैं इस युद्ध को छिड़े हुए और हमने देखा है गाजा पर इसका कैसा असर दिखा। लेकिन जब बंधकों को वापस भेजा गया तो इजरायल में लोग खुशी मनाते हुए नजर आए। ये पहले बैच है जिसने 7 बंधकों को रिहा किया है, 20 को किया जाना है। गाजा के मुद्दे पर मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आज होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के 20 शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए मिस्र की ओर से निमंत्रण भेजा गया था, हालांकि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बाबत अमेरिका से एयरफोर्स 1 विमान से रवाना हो चुके हैं। वो पहले इजरायल जाएंगे, इसके बाद में वो वहीं से मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। उनकी ओर से यहाँ इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से पहली ये यात्रा है। इजरायल रवाना होने से पहले उन्होंने इस दौरे को बेहद खास बताया। ट्रंप ने कहा कि ये बहुत खास समय होने जा रहा है, हर कोई इस पल को लेकर बेहद उत्साहित है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर अगर एक पक्ष खुश होता है तो दूसरा नाराज होता है, लेकिन इस बार सब एक साथ खुश हैं। ये वाकई बड़ा मौका है जब इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम को लेकर यानी सीज फायर को लेकर समझौता बना है और डोनाल्ड ट्रंप इसका जिक्र भी करते रहे कि इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया। जब एक पक्ष जो है वो समझौते के लिए तैयार होता है तो दूसरा जरूर नाराज होता है, लेकिन यहाँ जो राहत है वो दोनों तरफ है। इजरायल भी बंदूकों को वापस जो आने का सिलसिला है उसे देखकर खुश है। इजरायल में खुशी का माहौल मनाया जा रहा है और उधर गाजा भी राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में जो चोट लगी है इजरायल में और जो जाने गई हैं लोगों की, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन लोग लगातार ये चाह रहे थे कि यहाँ सीज फायर हो, कम से कम इस युद्ध जैसे हालात से उन्हें निजात मिले, जो कि अब मिलती हुई दिख रही है। खबर अगली जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन घोटाला यानी कि IRCTC मामले में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इन सभी पर जालसाजी का आरोप भी तय किया है, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धाराओं में भी मामला चलेगा। अदालत ने पूछा कि क्या आरोपियों को अपना अपराध स्वीकार है, जिस पर तीनों ने आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने की बात कही। राबड़ी देवी ने कहा कि उनके खिलाफ ये केस गलत है पूरी तरह से। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा, हम इस मामले में कोर्ट में आगे कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दो मामलों में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी। IRCTC और लैंड फॉर जॉब के मामलों में कोर्ट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की पेशी हुई है। IRCTC में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत सभी 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया है। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टाल दी गई है। क्या आप अपना अपराध मानते हैं? लालू की जानकारी में साजिश रची गई। लालू यादव के परिवार को फायदा मिला। लालू के फैसले से राजस्व को नुकसान हुआ। राबड़ी, तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। लालू पर करप्शन का आरोप। सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया। अदालत ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। कहा, मुकदमे का सामना करेंगे। लालू परिवार ने कोर्ट में कहा। लालू यादव ने कहा, मैं दोषी नहीं हूं। साथ ही कहा, हम मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव का आरोप स्वीकार करने से इनकार। उधर राबड़ी देवी ने कहा, हम दोषी नहीं, मुकदमे का सामना करेंगे। IRCTC घोटाले का यह मामला 2004 से 2009 के बीच उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC ने पुरी और रांची के PNR होटल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की। इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। IRCTC घोटाला क्या है, जरा ये समझिए। साल 2004 से 2009 के बीच का मामला है। लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से दिया गया। सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को ठेका दिया गया। लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिलने का भी आरोप है। IRCTC मामले की CBI जांच कर रही है। बिहार चुनाव नजदीक है और इस बीच लालू परिवार को यह झटका सियासी भूचाल लाएगा। देखने वाली बात यह होगी इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर पश्चिम बंगाल, जहां पर MBBS छात्रा गैंगरेप मामले में हुई है बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर जानिए, उड़ीसा से महिला आयोग की टीम अब बंगाल जाएगी। इस पूरे मामले की तफ्तीश होगी। पीड़िता के स्वास्थ्य और मानसिक हालात की जांच होगी। पीड़ित को मिल रहे इलाज की भी जांच होगी कि कहीं कोई कोताही तो इस मामले में नहीं है। MBBS की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की बात भी कही। ममता बनर्जी ये कहकर फंस गई कि देर रात छात्रा को बाहर नहीं जाना चाहिए था। इसमें हॉस्टल प्रशासन को भी देखना चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी देखे। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो पीड़िता है उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वो स्वास्थ्य तौर पर, वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहे। अब ये सुनिश्चित करने के लिए जो महिला आयोग की टीम है वो पहुंचेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चाहे वो मानसिक है या शारीरिक है, वो जो स्वास्थ्य का इलाज चल रहा है, स्वास्थ्य होने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, वो क्या काफ़ी हैं या नहीं। पीड़िता के स्वास्थ्य और मानसिक हालात की जाँच होगी। साथ ही ये देखा जाएगा कि इलाज में कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है। जो इलाज में पर्याप्त चीज़ें होनी चाहिए वो हो रहा है या नहीं। पीड़ित को मिल रहे इलाज की भी जांच होगी। ओडिशा से महिला आयोग की टीम पहुंचेगी। हम लोग महिला कमीशन के तरफ से महिला कमीशन के लीडरशिप में जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। वहाँ पर हम लोग विक्टिम के हेल्थ कंडीशंस कैसा है और उनका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा, उसी के बारे में उनके जो सरकारी कार्यकर्ता हैं उन्हीं से बात करेंगे और परस्यू करेंगे कि उनको अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से हो। तो कल के प्रेस के सामने बोले थे कि मैं आज दुर्गापुर में पीड़िता के देखने के लिए जा रही हूँ। अभी निकला हूँ, उनके पास जाकर
पीड़िता के स्वास्थ्य अवस्था कैसे है, उनके माता पिता के साथ मिलेंगे। उड़ीसा का ट्रीटमेंट, वेस्ट बंगाल का ट्रीटमेंट अच्छा है कि नहीं, उनका मेंटल ठीक है कि नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं, और पूछताछ करके रिकॉर्ड करके उसके पास मिलकर आकर मेरा गवर्नमेंट को रिकमेंड देने के लिए मैं जा रही हूँ। वो रात के अंधेरे में घूम सकती है और मुख्यमंत्री महिला है और महिला के ऊपर बाधा, ये क्या तालिबानी राज चल रहा है क्या? अपराधियों को पकड़ने के बजाय पुलिस के जरिए प्रमाण को सब वो खराब किए, और उस वक्त भी ये कहे कि रात को अकेले महिला ड्यूटी नहीं करेगी, अकेले महिला जाएगी नहीं। समान है महिला और पुरुष, ये ममता बनर्जी मानती है या नहीं? कल को अगर 2-4, मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर कत्ल हो जाए मर्दों का, तो क्या कहेंगे कि मर्दों को भी निकलना नहीं चाहिए? एक दलित बच्ची का गैंगरेप होता है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट है, जो शाम को 8:30 बजे निकलती है बाहर, शायद डिनर पर जाने का उसका प्लान था, और 4 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर दे। इसमें आप ये अपेक्षा करते हैं कि माननीय ममता बनर्जी, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो स्टेट को इतना ज्यादा सुरक्षित कर देंगी कि महिलाएं किसी भी समय आ जा सके, निर्भीक हो, निर्भय हो। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस रेप को जस्टिफाई करती हैं, और क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि महिलाओं को देर रात बाहर जाना नहीं चाहिए। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, एक पूरा पैटर्न बन गया है। टीएमसी दकियानूसी सोच का पर्याय बन चुकी है। गैंगरेप मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद भी सियासत गरमा रही है। सीएम ममता के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो भड़का ही है, विपक्ष तो और ज्यादा हमलावर हो गया है। सीपीआईएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि बंगाल में क्या तालिबानी राज चल रहा है? क्या तालिबानी राज है? आपने और लोगों को भी सुना, बीजेपी भी इस बात को लेकर हमलावर है कि क्या रात में निकलना छात्राओं के लिए मना है क्या? अगर आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ महिलाओं के लिए माहौल सुरक्षित रहे। और इस तरह की घटना होने के बाद अगर आप इनसेंसिटिव तरीके से ये बोल देंगी, ये कह देंगी कि रात में नहीं निकलना चाहिए था, इतनी रात को कैसे बाहर निकली, तो ये आपके सिस्टम पर सवाल उठाएगा। और यही अभी हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इससे पहले आपको याद होगा, नर्स के साथ भी जो गैंगरेप का मामला सामने आया था, उसको लेकर भी ऐसे ही सियासत गरमाई थी। और अब एमबीबीएस की छात्रा के साथ में हुई गैंगरेप की घटना और ज्यादा सवाल उठा रही है और माहौल राजनीतिक हो गया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कोलकाता में धरना प्रदर्शन भी किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं या फिर बार बार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बीजेपी को मौका भी मिल रहा है सवाल पूछने का। एमबीबीएस की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के बाद बीजेपी न सिर्फ हमलावर है, न सिर्फ सवाल पूछ रही है, बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई ममता सरकार के खिलाफ। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ सीपीआईएम के जो प्रदेश सचिव हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यानी ना तो बीजेपी ना तो सीपीआईएम अब इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लेफ्ट भी अब सक्रिय है और बीजेपी भी सक्रिय है। ममता बनर्जी से सवाल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने हालांकि ये कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई इस मामले में होगी, लेकिन साथ ही ममता बनर्जी ने जो टाइमिंग को लेकर बोला और ये कहा छात्रा को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए था, वही उल्टा पड़ गया और अब ममता बनर्जी से सवाल हो रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर मिल रही है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर जो है वो घटकर 1.54% पर आ गई है। अगस्त में यही दर
2.07% थी। खुदरा महंगाई दर का कम होना ये सीधे तौर पर बजट को प्रभावित करेगा। खाने पीने का सामान सस्ता होने का ये असर है। हमने देखा जीएसटी स्लैब में भी बदलाव हुआ, उससे कई चीजें उनके दाम सस्ते हो गए। सितंबर में खुदरा महंगाई जो दर है वो घटकर 1.54% पर आ गई है, जो कि अगस्त में यानी अभी 2 महीने पहले ही 2.07% थी। खाने पीने का सामान सस्ता हुआ है, बाकी जरूरत का सामान सस्ता हुआ है और इसके बाद ही खुदरा महंगाई दर कम हुई है। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।